नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम भूगोल के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, उसी क्रम में आज एक और भूगोल संबंधित भारतीय हिमालय पढ़ रहे थे। तो हिमालय के विषय में कुछ उसकी आगे जानकारी आप लोग को प्रदान की जाएगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भारत में भूगोल, जो भारत में हिमालय है, जो भारतीय हिमालय जो हिमालय है उसका विस्तार, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण के लिए मैंने दो प्रक्रियाएं बताई थी, दो सिद्धांत बताए थे, एक कोहबर का सिद्धांत और एक हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताया था मैंने। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भूसन्नति है ना, टेथिस भूसन्नति में दबे मलबे के वलन के कारण, टेथिस भूसन्नति में दबे मलबे पर दोनों तरफ से दबाव के चलते क्या हुआ, वलन पड़ गए, जिस वलन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था और उधर से कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ था, बीच में तिब्बत का पठार। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। तो जैसे जो हिमालय है भाई, क्या हुआ, जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र था, ये पहले का जो क्षेत्र था ऐसे था ना, ऐसे ये जो क्षेत्र था ये ऐसे था पहले ना। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, जो निचला वाला एरिया है, या पहले इंडियन प्लेट का भाग है ना, ये इंडियन प्लेट का भाग है और पहले किससे सटा हुआ था, अफ्रीकन प्लेट से यह हिस्सा सटा हुआ था। और उसमें हॉट स्पॉट की घटना घटी। हॉट स्पॉट की घटना के बाद इस क्षेत्र का विस्तार किस ओर हुआ, जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, जो इंडियन प्लेट है, टूट करके अफ्रीकन प्लेट से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, है ना। तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि हिमालय पर्वत की पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी थी कि किस प्रकार से दबाव के चलते दोनों तरफ वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हिमालय में जो ये क्षेत्र है, हिमालय ऐसे कैसे होकर के दक्षिण की ओर मुड़ गया है। हिमालय ऐसे होकर के दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है और हिमालय इधर भी जो है दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है ना। हिमालय इधर भी, हिमालय की कुछ पहाड़ियां पूर्वोत्तर के भारत में पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, इसे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं। और ये इसकी एक शाखा जो है अराकानयुमा पर्वत श्रेणी जो है, इसकी एक शाखा, हिमालय की एक शाखा म्यांमार की सीमा के साथ पर्वत बनाती है, जिसे कहते हैं कि अराकानयुमा श्रेणी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, ये सिंटेक्सियल बेंड क्यों है, इसे हम कहते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या, सिंटेक्सियल बेंड भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंड भी कहते हैं, या अक्ष संघी झुकाव, इसे अक्ष संघी झुकाव भी कहते हैं। ठीक है, तो यह अक्ष संघी झुकाव या सिंटेक्सियल बेंड या दक्षिणवर्ती मोड़ आखिर क्यों पड़ा। ठीक है, इस सिंटेक्सियल बेंड के कारण ही हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ठीक है, तो ये आखिर सिंटेक्सियल बेंड है क्या। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, पहले के समय में क्या हुआ था कि जो मूल क्षेत्र था, भाई हिमालय का तो विस्तार अभी बाद में हुआ, 3 करोड़ वर्ष पहले हिमालय का विस्तार हुआ है। हिमालय का निर्माण अभी 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ है ना। तो ये जो क्षेत्र था, जो ये वाला क्षेत्र था, यह क्षेत्र ये क्या है, ये दिल्ली रिज जिसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जो पहले का क्षेत्र था, प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र था, इसके दोनों उत्तरी सिरे पर, इसके उत्तरी सिरे पर दोनों तरफ जो है, एक उत्तर पश्चिमी सिरे पर और एक उत्तर पूर्वी सिरे पर रिज थे। रिज मतलब कटक, रिज मतलब कटक। कटक का मतलब क्या हुआ कि कटक का मतलब होता है कि एक पर्वत के आकार की, पर्वत प्रकार की आकार। ठीक है, ऐसे ये क्या है, रिज, ये क्या है, रिज। ठीक है, एक बांध के रूप में, एक अवरोधक के रूप में अंदर तक घुसे हुए थे। ठीक है, तो ये दिल्ली रिज कहलाएगा, क्या, दिल्ली रिज। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र था, यह दिल्ली रिज, उत्तर पश्चिमी सिरे वाला दिल्ली रिज कहलाता था। और यह पूर्वी क्षेत्र जो है, ये भी राजमहल गारो रिज, राजमहल गारो रिज कहलाता था ना। तो इसका विस्तार जो था, ये इस क्षेत्र का विस्तार हिमालय के नंगा पर्वत तक था, यहां तक, कहां, हिमालय के नंगा पर्वत तक इसका विस्तार था।
ये इस रिज का जो ये क्षेत्र है यहां तक फैला हुआ था। इसकी जो ये जो मैंने क्या होता है, ये कटक है ये नंगा पर्वत तक फैला हुआ था, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर में, ये उत्तर पूर्व में इसका ये कटक था, ये कटक ये अरुणाचल प्रदेश तक यहां तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जो कटक था इसका विस्तार कहां तक था, तो उत्तर पश्चिम में इस कटक का विस्तार नंगा पर्वत तक था और उत्तर पूर्व में इस कटक का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक था। तो लंबे से काफी, चूंकि समय बहुत काफी लंबा अंतराल हो गया है, हिमालय तो अभी जल्दी 3 करोड़ वर्ष पहले बना है, उससे कई कई वर्ष पूर्व जो है इस कटक, इस प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र का निर्माण हुआ था। तो ये चूंकि अब घिस पिट चुका है, ये क्षेत्र जो है अपर्दन अपक्षय के कारण एकदम घिस पिट चुका है। इस कारण से इस पे क्या हम देखते हैं कि पर्वत, ज्यादा ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं पाए जाते, ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपक्षय इसका हो चुका है, ठीक है। तो उस समय जो था, जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय ये क्षेत्र नंगा पर्वत तक प्रसारित था और ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक प्रसारित था। जो भी अब हम लोग सुनते हैं अरावली पहाड़ियां देखते हो, तो जो अरावली पहाड़ियां हैं, अरावली पहाड़ी को ही हम, अरावली पहाड़ी के ही जो हम अपक्षरित भाग है, जो उसका क्षय हो चुका है अरावली पहाड़ियों का, उसी का भाग अब हम दिल्ली रिज कहलाता है, ठीक है। उसी का भाग मान लीजिए दिल्ली रिज कहलाता है, ठीक है। अरावली पहाड़ी का ही भाग है दिल्ली रिज, अरावली पहाड़ी का ही जो अवशेष भाग है, जो बचा हुआ भी भाग है, वो दिल्ली रिज कहला रहा है, ठीक है। तो और इधर जो अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। तो ये दिल्ली रिज कहां तक था? नंगा पर्वत तक। कहां तक? नंगा पर्वत तक था। और ये जो क्षेत्र था अरुणाचल प्रदेश तक था। तो वर्तमान समय में अभी हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये एकदम घिस पिट चुका है। ये क्षेत्र जो है केवल यहां तक ऐसे 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 बचा है केवल। अब जो यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां हम देखते हैं झारखंड पश्चिम बंगाल में, केवल यहाँ तक बचा है ना। और उसके बाद जो है इधर एक मेघालय तक केवल बचा है, बीच में क्या है, गैप पड़ गया है, ठीक है। नदियों ने, यहाँ से निकलने वाली गंगा नदी, यहाँ से निकलने वाली गंगा नदी ने और यहाँ से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी ने क्या किया, अपने साथ अवसादों को ला करके इस क्षेत्र में भर दिया है, जिससे कि ये मैदानी क्षेत्र हो गया है बांग्लादेश। क्या मैदानी क्षेत्र हो गया। ये राजमहल गारो गैप भी कहलाता है भाई। ये जो क्षेत्र है ये राजमहल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो गया, ये राजमहल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो गया, है ना। ये राजमहल पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो गया झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और ये जो है बीच में यहाँ एक क्षेत्र बचा, इसे कहते हैं क्या, इसे यहाँ पे कहते हैं इसी का, किसका, राजमहल गारो रिज का ही जो यहाँ क्षेत्र बचा हुआ है उसे हम कहेंगे क्या, मेघालय का पठार, ठीक है। शिलांग पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय में पठार या शिलांग पठार, या शिलांग पठार। तो इसी राजमहल गारो रिज का ही जो भाग है घिस पिट चुका है, घिस पिट गया है, जिस कारण से क्या हुआ कि बीच वाले भाग में यहां से निकलने वाली गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से, और तिब्बत के क्षेत्र से निकलने वाली सांगपो नदी मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश असम से बहते हुए अपने साथ अवसाद, गाद, खाद, मिट्टी, बालू, रेत, चट्टान ला करके इस क्षेत्र को भर दिया है, जिस कारण से यह क्षेत्र, जो बीच वाला क्षेत्र है, यह मैदानी क्षेत्र बन गया है। मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार की क्या, यहाँ किसी प्रकार के पर्वत, पहाड़, शिखर, टीले नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र है, इसे हम राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, इसे हम राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। अब शिलांग पठार में 3 पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी और जयंतिया। क्या, गारो, खासी, जयंतिया। यहां नोट करते रहिएगा आप लोग, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया। और इस क्षेत्र में जो अरावली पहाड़ी का जो अभी अवशेष भाग है वह कहलाता है दिल्ली रिज। क्या, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज, क्या, दिल्ली रिज। और अरावली पहाड़ियों का जो अवशेष भाग है दिल्ली रिज कहलाता है। ये पहले नंगा पर्वत तक था। और तो क्या हुआ कि अच्छा, हमें पता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों कटकों के सहारे दबाव के चलते, इन दोनों कटकों के सहारे दबाव के चलते क्या हुआ कि जो हिमालय का भाग है यह उत्तर की ओर खिसक गया। हिमालय का भाग उत्तर की ओर खिसका, जिस कारण से ये दोनों सिरे अपनी अपनी जगह पे अस्थायी रह गए, ठीक है। जिस कारण से ये दोनों सिरे, और इनको एकदम और तिरछा बना दीजिए एकदम, ठीक है। तो ये दोनों सिरे अपनी अपनी जगह पे अस्थायी रह गए।
दोनों कटकों के दबाव के चलते हिमालय के जो बीच का भाग है, मतलब नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक का जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच तक के क्षेत्र में जो है, जो हिमालय का भाग है, यह उत्तर की ओर खिसका। इन दोनों कटकों के दबाव के चलते जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के जो बीच का पर्वतीय भाग है, जो हिमालयी भाग है, या उत्तर की ओर प्रसारित हुआ। और ये दोनों घटक जो अपनी जगह पर अस्थायी रह गए, दोनों क्षेत्र अपनी जगह पर अस्थायी रहे, जिस कारण से क्या हुआ, ये अपनी जगह पे ही छूट गए, ये क्षेत्र अपनी जगह पे ही छूट गए और बीच वाला भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए ये जो है, यही कारण है कि ये जो है दक्षिणवर्ती सिंटैक्सियल बेंड लिए हुए है। ठीक है, इसी कारण से ये दक्षिणवर्ती मोड़ लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये रहा अक्षसंघी झुकाव का कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अच्छा, हिमालय में हम और भी कुछ देखना भी है। हाँ, हिमालय उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व के प्रवाहित होने का मतलब क्या हुआ कि पूर्व की ओर ज्यादा, जैसे हिमालय ऐसे उत्तर की ओर नहीं मुड़ रहा, हिमालय उत्तर पूर्व की ओर, हिमालय ऐसे जा रहा है ना भाई, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ऐसे, तो हिमालय का विस्तार किस तरफ है, तो हिमालय का विस्तार उत्तर पूर्व की ओर है ना। मतलब हिमालय किस तरफ बढ़ रहा है, ये उत्तर, जो हमने क्या पढ़ा था, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिमालय की उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है आपस में सकरा हो गया है। पश्चिम में हिमालय चौड़ा है और पूर्व में हिमालय सकरा हो गया है। तीनों श्रृंखलाएं जो है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तीनों श्रृंखलाएं आपस में एकदम सट गई हैं, एकदम करीब आ गई, एकदम समीप आ गई, एकदम निकटवर्ती हो गई हैं। तो लिख लेंगे आप लोग कि पश्चिमी हिमालय अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, किसके, पूर्वी हिमालय के। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिस कारण से पूर्वी हिमालय आपस में सट गया है। ठीक है, तो सट जाने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मिट्टी ले लीजिए, आप गीली मिट्टी लीजिए, गीली मिट्टी को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो गीली मिट्टी को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो वैसे ही इसमें हुआ कि जब हिमालय एकदम सटने लगा तो इसमें अधिक ऊंची चोटियां और शिखर पाए गए, इसका भाग क्या हुआ, ऊंचा हो गया। सटने से क्या हुआ कि इसका जब दबाव पड़ा तो क्या हुआ कि इसका जो भाग है ऊपर की ओर उठ गया है। तो पूर्वी हिमालय आपस में बिल्कुल सट गया है, और परंतु इसकी ऊंचाई पूर्व में बढ़ गई है अपेक्षाकृत पश्चिम के। ठीक है, पश्चिम की अपेक्षा में इसकी पूरब की ऊंचाई क्या है, ये बढ़ गई है। तो अभी भी हिमालय के जैसे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, ये पूर्वी हिमालय में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट, इसी कंचनजंगा ही ले लेते हैं। कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा सिक्किम में ना, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट ले लेते हैं। माउंट एवरेस्ट ये भी कहां पे है, नेपाल में। तो ये भी क्या हुआ, ये क्षेत्र भी क्या हुआ, कंचनजंगा क्षेत्र जो है ये भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ही तो है, पूर्वी क्षेत्र में ही तो है हिमालय के। तो कंचनजंगा सिक्किम में, सबसे ऊंची, भारत की सबसे हिमालय ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में तो कंचनजंगा, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे मकालू हो, नेपाल में मकालू है, माउंट मकालू है ना, माउंट मकालू नेपाल में। तो ये सभी जो है, जितनी ऊंची चोटियां हैं ये कहां पाई जाती हैं, इतनी ऊंची चोटियां हैं ये सभी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं, भारत की हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में अपेक्षा। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि हिमालय की जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक का जो पर्वत है, यहां तक इसका विस्तार 2500 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है, अनुमानित 2500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है लंबाई में। ठीक है, हिमालय 5 लाख किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हिमालय 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय का जो हिमालय की जो पश्चिमी चौड़ाई है वह 500 किलोमीटर, कितनी, 500 किलोमीटर है। और हिमालय की जो पूर्वी चौड़ाई है वह अधिकतम 200 किलोमीटर है, कितनी, 200 किलोमीटर। तो हिमालय की पूर्वी चौड़ाई 500 किलोमीटर है और हिमालय की पश्चिमी चौड़ाई 200 किलोमीटर है। ठीक है, और हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, हिमालय की चोटियों की, हिमालय में चोटियां है ना,
हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई, हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। क्या? 6000 मीटर। हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 8448 मीटर है। ठीक है। और हिमालय का जो हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? आप लोग नोट करते रहिएगा जरूर। हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, है ना। और हाँ, ये एक चीज मैंने बताई थी कि हिमालय जो है जब दक्षिणवर्ती मोड़ लिए हुए है, तो जब यहाँ ऐसे आकर के जो वृहद हिमालय ऐसे आकर के ऐसे हो गया ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में से सुलेमान पर्वत या किरथार रेंज कहते हैं। क्या? पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत, नोट कर लीजिएगा। हाँ, पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत या किरथार पर्वत कहते हैं। किरथार श्रेणी। क्या? किरथार श्रेणी। ठीक है। और अफगानिस्तान में ही हिमालय की शाखा है, उसे कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या? हिंदू कुश पर्वत। ये उस दिन बताया भी था मेरे ख्याल से मैंने। तो ये जो क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय में जो क्षेत्र है, उसे बताया ही था कि यहाँ मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियां, नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि हिमालय, अच्छा, हमने पूछा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग को बताना है कौन सी है और कहां पर। अभी बताया भी है मैंने। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिमालय जो है, एक हिमालय पर क्या, जैसे हिमालय कैसे बना? हिमालय ऐसे ही ना बना है, ऐसे करके। ये हिमालय की निचली चोटी, उससे ऊंची चोटी, उससे ऊंची चोटी ना। तो हिमालय की वलन रेखाओं पर अंतर पर्वतीय घाटियां पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में। हिमालय की पश्चिमी हिमालय की वलन रेखाओं में अंतर पर्वतीय घाटियां पाई जाती हैं। घाटी का मतलब क्या होता है कि दो ऊंची श्रेणियों के बीच में समतल सपाट जो मैदान होता है, उसे हम घाटी कहते हैं। क्या? दो पर्वतों के बीच में जो समतल सपाट घाटी होती है, समतल सपाट मैदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? घाटी। क्या? घाटी। तो दो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो समतल सपाट मैदान होता है, उसे हम कहते हैं घाटी। तो पश्चिमी हिमालय में घाटियां भी पाई जाती हैं, पश्चिमी हिमालय में घाटियां भी पाई जाती हैं, है ना। तो जैसे कि ये हो गया, जैसे ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या? अंतर पर्वतीय घाटियां। अंतर पर्वतीय मतलब कि दोनों पर्वत के अंतर में, दोनों पर्वत के बीच में क्या होती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी पाई जाती है। आप लोग नोट करते रहिएगा जरूर। ठीक है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी पाई जाती है ना। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी पाई जाती है। यहाँ की उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड मान लीजिए यहाँ कहीं है। ठीक है। अगर यहीं कहीं उत्तराखंड है, तो इस क्षेत्र में फ्लावर्स घाटी पाई जाती है। क्या? सेकंड है फ्लावर्स वैली या फिर फूलों की घाटी। यहां लिख लीजिएगा, पुष्प घाटी या फूलों की घाटी या पुष्प घाटी या फ्लावर्स वैली। क्या? फ्लावर्स वैली पाई जाती है। और यहां कहीं नेपाल है, तो इस क्षेत्र में क्या? इस क्षेत्र में काठमांडू घाटी पाई जाती है। क्या? काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी पाई जाती है ना। और यहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ कहीं कुल्लू कांगड़ा घाटी पाई जाती है। मतलब दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो घाटियां पाई जाती है, यहाँ पे एक है कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या? कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है। अच्छा, तो दो अंतर पर्वतीय मतलब क्या हुआ कि दोनों पश्चिमी हिमालय में
अंतर पर्वतीय घाटियां पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्वी हिमालय में अंतर पर्वतीय घाटियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, पूर्वी हिमालय में अंतर पर्वतीय घाटियां नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो है हिमालय का आकार कैसा है। अच्छा, एक चीज और है कि हिमालय जो है, हिमालय का जो केंद्र है, हिमालय का जो केंद्र है वह तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, तभी हिमालय को चापाकार कहा गया है, तभी हिमालय को चापाकार कहा गया है। जैसे कि अगर इसको हम केंद्र माने, भाई ये क्या हुआ, ये हिमालय हुआ, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी, क्या क्युनलुन पर्वत श्रेणी। तो तिब्बत के पठार को अगर हम केंद्र मानेंगे तभी ना, से वहां से चाप लगाइए तो देखिए एक चाप ऐसे हो जाएगा, है ना, एक चाप ऐसे हो जाएगा, एक चाप ऐसे हो जाएगा, सॉरी कैसे, यहां से अगर उधर से हम केंद्र मानेंगे तो एक चाप ये हो गया, ऐसे ऐसे ना, चाप तो ऐसे ही बनता है, चाप एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे केंद्र मान करके, है ना। तो इसको हिमालय का केंद्र क्या माना गया है, तिब्बत का पठार। ठीक है, क्या तिब्बत का पठार, हिमालय के केंद्र को तिब्बत का पठार माना गया है। और हिमालय कैसा है, तो हिमालय चापाकार, क्या चापाकार, ये वलन रेखाएं हैं। ठीक है, ये वलन रेखा, पहला वलन, दूसरा वलन, तीसरा वलन। ठीक है, तो तीनों वलन रेखाओं के बीच में क्या है कि अंतर पर्वतीय घाटियां पाई जाती हैं। अच्छा, अब हिमालय का जो आकार है ये कैसा है, जैसे कि हिमालय का जो आकार है ये ऐसे, जैसे हिमालय का जो दक्षिण, भाई हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और हिमालय के दक्षिण में क्या, हिमालय के दक्षिण में क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान वाला क्षेत्र जो है, ये जो हिमालय का ढाल कैसा है एक बार देखिए। जैसे ये मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो हिमालय का मतलब दक्षिण वाला क्षेत्र ये वाला है और ये तिब्बत वाला। तो ऐसे मान लेते हैं कि ठीक है, या ठीक है, ये हिमालय का ढाल है, ये हिमालय का ढाल है। तो ये ढाल कैसे है, तो ये ढाल तो मंद है, ये ढाल तीव्र है, मतलब इसे, ये उत्तर ढाल है, हिमालय का जो दक्षिणी एरिया है वहां का ढाल कैसा है, उत्तर ढाल, और हिमालय का जो उत्तरी एरिया है मतलब कि तिब्बत वाला, वहां का ढाल कैसा है, अवतल ढाल है। ठीक है, तो ये ढाल थोड़ा सा तीव्र है, इस पर चढ़ पाना थोड़ा सा कठिन है। क्यों, क्योंकि उत्तल ढाल है, मतलब खड़ा ढाल एकदम ना। आप लोग उत्तल अवतल की ढालें देखे होंगे, दर्पण देखे होंगे उत्तल अवतल का ना। तो ये जो है ये उत्तल ढाल है और ये दक्षिणी उत्तरी ढाल है, कौन सा, अवतल ढाल। तिब्बत के पठार से हिमालय पर चढ़ पाना आसान है अपेक्षाकृत किसके, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है इस क्षेत्र से। इधर से आप चढ़ेंगे हिमालय पर तो थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन है, और उधर से जब आप चढ़ेंगे तो हिमालय पर चढ़ना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है, हिमालय का जो दक्षिणी सिरा है वहां का ढाल उत्तर ढाल है, उत्तल ढाल है। और हिमालय का जो पश्चिमी, हिमालय का जो उत्तरी सिरा है वहां का ढाल कैसा है, अवतल ढाल, यहाँ पे थोड़ा सा मंद ढाल है। ठीक है, इस पर चढ़ पाना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हिमालय के दोनों क्षेत्रों पे, हिमालय के दोनों जो क्षेत्र हैं, हिमालय के जो दोनों क्षेत्र हैं, यहां से क्या होता है कि नदियां निकली हुई हैं। हिमालय का जो ये क्षेत्र है, हिमालय का ये क्षेत्र है, यहाँ दोनों क्षेत्रों से क्या हुआ कि यहां से नदी निकलती है, और ये जो है यहां से हिमालय की तिब्बत से, तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है सिंधु, एक नदी निकलती है सिंधु, जो हिमालय भारत में, हिमालय क्षेत्र को काट करके, हिमालय क्षेत्र को काट करके भारत में आती है, और लद्दाख वाले एरिया में बहते हुए, मतलब जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और यहीं से ही ब्रह्मपुत्र के आसपास से ही तिब्बत से ही एक नदी निकलती है सांगपो, इसे हम क्या कहते हैं, सांगपो। ये सांगपो नदी जो है असम अरुणाचल प्रदेश में होते हुए कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश में, कहा, बांग्लादेश में। ठीक है, सांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, और तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, सांगपो नदी कहते हैं, क्या, सांगपो।
ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में हम क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये नदी जो है तिब्बत से निकल करके, सिंधु नदी तिब्बत से निकल करके हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर के, जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर के पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और एक नदी है सांगपो नदी। यह नदी तिब्बत से निकल करके असम, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है और आकर के बांग्लादेश में इधर मैदानी भाग में चली जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि अच्छा ये घाटियों का ये क्या करती है, ये गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज किसे कहते हैं, तो दरअसल ये नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदियां, ये नदी जो कैसी है, ये पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या हुआ, इसे हम इरेज किए दे रहे हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या हुआ, पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये हुआ कि ऐसी नदी जो हिमालय के उत्थान से पहले, पर्वत के उत्थान से, किसी पर्वत के उत्थान से पहले भी बहती रही हैं और अभी भी उसी जगह पे बह रही हैं। इन्होंने पर्वत के निर्माण के समय अपने रास्तों को इन्होंने नहीं बदला। क्या, इन्होंने जिस समय पर्वतों का निर्माण हो रहा था, जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय इन्होंने अपना मार्ग अपितु न बदल करके क्या किया, इन्होंने अपनी घाटी को और गहरा कर दिया। इन्होंने अपनी घाटी को और गहरा कर दिया, जिस कारण से क्या हुआ कि गार्ज का निर्माण इन्होंने क्या किया, गार्ज का निर्माण किया। जैसे कि ये नदी यहां से निकलती है, कौन सी, ये नदी यहां से निकलती है सिंधु जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए जो है यहाँ पे जब जाती है, कहाँ, यहां से निकलते हुए क्या हुआ, अब यहाँ तो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की उत्तरी सिरे में, जब नंगा पर्वत तो हिमालय में है, तो जब भाई ये नदियां कौन सी होती है, ये नदियां होती हैं ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है ना, ये ऐसे मान लेते हैं, तो ये नदी है। सबसे गहरे गार्ज का निर्माण, भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो सिंधु नदी करती है। क्या, सिंधु नदी। भारत में, आप लोग नोट करते रहिएगा, भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण सिंधु नदी करती है। ये पूर्ववर्ती नदी है, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी है। ये हिमालय के बनने से पहले से ही व्याप्त थी। ठीक है, ये हिमालय के बनने से पहले ही से ही बह रही थी और इन्होंने, जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इन्होंने अपना रास्ता हिमालय के निर्माण के बनने के समय बदला नहीं, अपितु अपनी घाटियों को और उन्होंने उसी मार्ग में और गहरा कर दिया। ठीक है, जिस कारण से ये, जैसे मान लीजिए हिमालय है, तो ये वहीं पे क्या, ये वहीं पे अपनी नदी बह रही है। तो हम ऊपर से अगर यहां से देखेंगे तो करीबन 5552 मीटर, 5552 मीटर जो है गहरी घाटी है, गहरा गार्ज इन्होंने बनाया इन नदियों ने। कौन सी नदी है ये नदी बह रही है सिंधु नदी। कौन सी, ये सिंधु नदी बह रही है। ऊपर से देखेंगे तो बहुत गहरे, 5 किलोमीटर गहराई में ये नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर कोई गिर जाए तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र से जब नीचे आप झांकेंगे तो 5 किलोमीटर नीचे आपको नदी दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से हिमालय का उत्थान हुआ और इन नदियों ने अपना स्थान नहीं बदला, अपितु उसी पर्वत की उसी क्षेत्र को अपनी काटती रही, है ना। काटने के बाद क्या हुआ कि अगल बगल के क्षेत्र उठ गए, लेकिन ये क्षेत्र जो है वैसे ही यथास्थिति रहे। तो ये नदी अपनी